नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ईवीएम का मसला क्या सामान्य चुनावी धांधली को लेकर उठाए जा रहे सवालों का मसला है या इसका असर भारत के ऊपर बड़ा पड़ सकता है? क्या भारत ईवीएम के मामले में एक खतरनाक खेल खेल रहा है और क्या चुनाव आयोग का जो अड़ियल रवैया है और वो ट्रांसपेरेंसी लाने को और भरोसा दिलाने को स्टेक होल्डर्स को, जिसमें जनता भी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है और उसको लगता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री को ही करनी है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और एक ऐसी गलती होने वाली है ये जिसका नुकसान हो सकता है कि भारत सरकार को उठाना पड़े, हो सकता है कि देश की साख पे सवाल उठ जाए, और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक चुनाव आयोग के लिए हो सकता है कि मोदी जी के ऊपर भी सवाल उठ जाए। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन तरहों से ये ईवीएम का मसला सामान्य चुनावी धांधली का मसला नहीं है, और ये आप एक दुनिया में ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं, एक कमरे में बंद नहीं हैं, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पूरी दुनिया आप पे नजर रखे हुए है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत गंभीर बातें होने वाली हैं। दो 2024 चुनावी साल भारत के लिए नहीं, दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के लिए यह चुनावी साल है। पूरी दुनिया में चुनाव हो रहे होंगे। यह साल 2024 मतलब चुनाव ही चुनाव, जिधर देखें उधर चुनाव। और उसमें 4 अरब से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन भी इसमें डूबने वाला है। और इस बार जो चुनाव के नतीजे आएंगे, जाहिर बात है कि पूरी दुनिया के भविष्य पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अलग अलग देशों से अलग अलग खबरें आएंगी। तो जब पूरी दुनिया चुनाव के मोड में जाने वाली है, तो दुनिया के जो चौधरी हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका हो, वो दुनिया के देशों के चुनावों में भी अब नाक घुसा रहे हैं। बहुत खराब लगता है, मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि अमेरिका भारत के मामलों में दखल दे, लेकिन यह कड़वी हकीकत है कि वो दखल देता है, और यह भी कड़वी हकीकत है कि दखल देने की उसकी हैसियत भी है। उसको क्योंकि हमने ही सर पे बिठाया। इंदिरा गांधी के टाइम पे नहीं सोच सकता था अमेरिका। उसके बाद क्या हुआ, उसको कितनी बार दोहराएंगे, कोई फायदा नहीं। तो अब जो है सीन ये बन रहा है कि वो लगातार इस पे नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के दखल का जहां तक सवाल है, अभी बांग्लादेश में चुनाव हुए, वहां विपक्षी पार्टी ने, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। और उसने ये कहा कि भाई हम तो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये चुनाव फर्जी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने। और इस बहिष्कार के दौर में उन्होंने बाकायदा चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। ज्यादातर जगहों पर दूसरे नंबर पे निर्दलीय आए हैं कि पार्टी जीत गई है, और अच्छी खासे वोटों से जीती है वो पार्टी। 222 सीटें मिली हैं उसे, 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। 300 में से 222 सीटें, जो कि एक विपक्षी बड़ी कोई पार्टी नहीं है, इसलिए विपक्ष का नेता भी कोई नहीं होगा, बहुत सारे वहां पर निर्दलीय होंगे। तो अब आपको लगेगा कि भाई बहिष्कार कर दिया, बात खत्म। हमारे यहाँ के एक बहुत अहम अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्ब्रह्मांडी भी कह सकते हैं कुछ लोग, तो बहुत खुशी होगी। उन नेताओं की नजर में उनसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। आपको पता ही है कि किस तरह से पूरा एक विवाद हुआ था कि घर में जिस दाम में बिजली बन रही है बांग्लादेश में, उससे कहीं 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 महंगी बिजली उन्होंने भारत से खरीद ली थी, उस ब्रह्मांडी शक्ति के प्रभाव में। तो अब यह भी एक सवाल उठ रहा है कि वो जो ब्रह्मांडी शक्ति है, क्या उससे प्रभावित होकर ये 5वीं बार चुनाव जीतने जा रही हैं? तो एक डेमोक्रेसी में कब्जा करने वाली बात होती है, अहंकार होता है एक राजा का कि भाई मैं हूं, मैं किसकी परवाह क्यों करूं।
रहा हो, लेकिन वो एक अलग मसला है। तो 222 सीटें 300 में से जीत गई हैं, सूपड़ा साफ कर दिया है, 63 सीटें निर्दलियों को मिली हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा क्या हुआ है कि बांग्लादेश के ऊपर गंभीर सवाल उठे हैं। हुआ यह कि बांग्लादेश में, ये यहां पे जो ईवीएम का आंदोलन चला रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए, बांग्लादेश में उन्होंने ईवीएम को हटा दिया, कहा वही बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, और सत्ताधारी पार्टी ने इतना ज्यादा हिंसा और दूसरे काम किए वहां पे, बूथ कैप्चरिंग, आग लगा देना मतदान केंद्रों में, विपक्षी पार्टी को तो घर ही बिठा दिया कि वहां के चुनाव को कोई मानने को तैयार नहीं, जबकि उन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बिठाए थे, भारत से भी ऑब्जर्वर गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बांग्लादेश के चुनाव फ्री एंड फेयर है। देखिए, ऑब्जर्वर जाना अलग बात है, लेकिन ऑब्जर्वर अगर वहां की सरकार के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का ऐलान करने लगे, चुनाव के निष्पक्ष होने का, तब आप समझिए कि ये कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर, अब उसके बाद हुआ क्या है, अमेरिका ने एक गंभीर सवाल उस पर उठा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि ये इलेक्शन फ्री भी नहीं है और फेयर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि पार्टियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जो हिंसा हुई है इलेक्शन के दौरान उसकी निंदा की है, और सरकार से कहा है कि इन रिपोर्ट्स की जांच करे जिसमें हिंसा की बात की गई है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके प्रति, और जो डेमोक्रेसी को बांग्लादेश में चाहने वाले हैं उनके प्रति अमेरिका ने समर्थन जाहिर किया है। संयुक्त राष्ट्र भी इस मामले पर गंभीरता से खड़ा हुआ है। देखिए, सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अभी हम आएंगे, भारत पे भी आएंगे और भारत से जुड़े हुए घटनाक्रमों पे भी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि जिस तरह की हिंसा बांग्लादेश में हुई है, और ये डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ा खतरा है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी उठाया गया है कि बांग्लादेश की सरकार ने अपोजिशन पार्टी के समर्थकों को बड़ी संख्या में हिरासत में ले लिया, मनमाने ढंग से, जो अपने आप में गंभीर बात थी। इसके साथ साथ सामूहिक गिरफ्तारियां, धमकियां और इन्फोर्स डिसअपियरेंस, आदमियों को गायब कर देना, और राजनीतिक हिंसा, इसकी स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र ने, बांग्लादेश के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा मानवाधिकार, कानून का शासन और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, उसको समृद्ध बनाना बहुत बड़ी जरूरत है। अब इस पूरे मामले को देखिए कि इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, भारत को। आप भारत भारत कर रहे हो। देखिए, भारत के लिए इस समय अंतर्राष्ट्रीय दबावों का दौर है। अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका ने जो पन्नू वाला मामला निकाला, कनाडा वाला मामला, ये सारे लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। हमारे यहाँ के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है, इसको अगर आप देखें। और जो कंसर्न उठाए गए हैं वो बड़े कंसर्न हैं। जो बांग्लादेश पे सवाल उठाए गए हैं वो हमारे लोकतंत्र पे बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ईवीएम पे है। अब तो गली मोहल्ले पे खड़े होकर लोग जंतर मंतर पे डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि ईवीएम कैसे हैक की जा सकती है। पहले ये बात कहने में डर लगता था लोगों को, तो इसलिए वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते थे कि मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो कोई मुकदमा नहीं करेगा। कई लोग जिन्होंने इस मामले को उठाया उनको जेल में डाला गया। एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने इसके लिए इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के भिंड में तो हम सब ने वीडियो पे लाइव देखा, वो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे और किसी और का बटन दबाया, बीजेपी की पर्ची निकल आई। मशीन है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा बहुत सारा डाटा इस तरह का है कि जो वीवीपैट की पर्चियां और वोटिंग के डेटा में मिसमैच पाया गया। बड़ी रिपोर्ट आई है, मैं आपसे वो भी साझा करूंगा। तो इतनी सारी चीजें, ईवीएम के ऊपर सवाल है। बांग्लादेश ने तो ईवीएम हटा दिया था, तब सवाल है, हम तो ईवीएम को लेके घूम रहे हैं। चुनाव आयोग का जो रवैया है वो अपने आप में दुनिया भर के जो एजेंसीज हैं उनको अलर्ट करेगा और नजर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां
बड़ी बड़ी पार्टियां, इंडिया गठबंधन की पार्टियां चुनाव आयोग से समय मांग रही हैं, ईवीएम के मसले पर डिस्कशन करना चाहती हैं, और चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। इसके साथ ही एक चीज और भी हुई है। यूट्यूब पे जब आप ईवीएम से जुड़ा हुआ कोई वीडियो देखते हैं तो वहां पे एक लिख के आता है डिस्क्लेमर कि भारत में चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष वगैरह वगैरह कराए जाते हैं, और ईवीएम के बारे में अधिक जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाएं। यानी जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वही जानकारी सही है, ईवीएम पे ये जो कुछ बता रहे हैं ये गलत है। इससे और सवाल उठता है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको कर्व करने की कोशिश है सरकारी ताकत के जरिए। ये अपने आप में चीजें दिखाती हैं। ईवीएम के अलावा पुलिस रेड आप जानते हैं, कब किसके घर ईडी पहुंच जाएगी, कब इसको उठा के ले जाएगी। कानून ऐसा बना दिया है चिदंबरम साहब के जमाने में, इन्होंने उसको ऐसा कर दिया। भारत में जब से भारत आजाद हुआ है उस तब से कभी भी कोई चीज हुई होगी, उसको भी जब कानून बना है, भारत में कानून का कायदा यह है कि अगर आज कानून बनाया तो आज से कानून लागू होगा। कुछ कानूनों को भारतीय जनता पार्टी ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया। इसका मतलब होता है कि शुरू से, यानी भविष्य में भी, तो छोड़िए अतीत में भी कुछ अगर ऐसा हो गया है और आज पता चलता तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब उसमें आपकी गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन तो छोड़िए, एफआईआर भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है ईडी के लिए। बंद कर देगी, या आप बगैर सबूत के 1 साल पड़े रहोगे, तारीख पे तारीख होती रहेगी। और इसी सब में लोग उठाए जा रहे हैं। जो ज्यादा मुखर बोलता है, संजय सिंह को देखिए, सिसोदिया को बोलिए, देखिए रोज बयान देते थे ना मीडिया में। तो इस तरह की चीजें, तो जो पुलिस की रेड जगह जगह हो रही है, किसी ने कुछ बोला नहीं, एक उसके ऊपर मानहानि के 10 मुकदमे कर दिए। मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को सजा दिला के संसद से बाहर कर दिया। संसद से रिकॉर्ड सदस्यों को बाहर निकाल देना, और उनको बाहर निकालने के बाद में कानूनों को पास कर देना, तरह तरह के अरेस्ट वारंट निकालना, और पुलिस एक्शन अनडिस्क्लोज कंप्लेंट पे होना कि भाई किसी आदमी के खिलाफ एक्शन हो गया और ये भी नहीं बताएंगे शिकायत किसने की थी। ये शिकायतें लगातार हमारे यहां आ रही हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के नजरिए से अब देखें तो हमारे भारत में कुछ सवाल सबसे बड़े वाले ये उठ रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मीडिया जो है उसका हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया गया है। मीडिया की जो भूमिका होती है वो एक न्यूट्रल भूमिका होती है। चुनाव में मीडिया किसी एक पार्टी की तरफ से बोले, ये अपने आप में बड़ा गुनाह है। और हमारे देश में जो मीडिया है वो न्यूट्रल रह जाए, यही संभव नहीं है। जो मीडिया थोड़ा मुंह खोल के बोलते थे, उन कंपनियों को खरीद लिया गया, उन पे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है। तो ऐसी सारी चीजों के बीच में अगर ये जो हो रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि वहां से सीधे बांग्लादेश के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र का, आपका अमेरिका का दखल हो, उस पर वो टिप्पणी करें, तो भारत के लिए ये और भी चिंता की बात होगी। भारत की स्थिति आपको पता है कि हम लोग जो स्वतंत्रता का सूचकांक है डेमोक्रेसी को लेकर, उसका क्या हाल है आप देख रहे हैं कि किस तरह से धांधलियां होती हैं, किस तरह से वोट खरीदे जाते हैं, जात के टाइम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट, शेड्यूल ऐसे बनाए जाते हैं कि किसी एक पार्टी को फायदा हो, चुनाव आयोग के बना हुआ शेड्यूल, उस पर सवाल उठते हैं हर बार। इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं। और जो एक रैंक आई है 2023 की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें भारत 10 देशों में भी नहीं है टॉप 10 में, उसका नंबर है 108, यानी 100 देशों में भी नहीं है। डेनमार्क जैसा देश पहले नंबर पे है। तो जब ये दशा देखेंगे और भारत का नंबर 108वां देखेंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो ठीक है। आपको लगे हमारा तो बहुत फ्री एंड फेयर हो रहा है, भाई साहब जीतेगा तो मोदी, हमारे यहां पे तो लोग लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में वही हो रहा है। लेकिन दुनिया इन इंडेक्स को देखती है जिनको आप नकारते रहिए। अभी आप एक किसी टापू पे नहीं बैठे हैं। आप अगर मोहल्ले में रहते हैं और आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस पे कोई पड़ोसी टोका टाकी कर सके, तो वो टोका टाकी भी करेगा, टीका टिप्पणी भी करेगा। या तो आप अमेरिका हो दबंग कि आप कुछ भी करो, वो कहे वाह भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया था। आपने जो कूड़ा फेंका ना पन्नी में,
सड़क पे ऐसा फेंका जैसे कि आप ओलंपिक में ट्राई क्यों नहीं करते सर। अमेरिका होंगे तो लोग ऐसे करेंगे, लेकिन भारत की स्थिति वो नहीं है। तो ऐसे में ये जो आंदोलन हो रहे हैं ईवीएम वाले और दूसरे डेमोक्रेसी को लेकर चिंता वाले और चुनाव सुधारों को लेकर जो मांगे की जा रही हैं, ये एक अच्छा समय है कि सरकार इन बातों को शोर शराबा होने से पहले दबा दे। आप सिर्फ जिन पे आपको चुनाव जीतना है उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे इस समय, तो ये चीजें ठीक नहीं रहने वाली हैं। और एक बात मानकर चलिए, अगर एक बार ये इमेज बन गई कि 2024 का चुनाव गैर लोकतांत्रिक तरीकों से जीता गया है, जैसा कि अभी बांग्लादेश के मामले में हो रहा है, तो यह स्थिति कहीं भी जा सकती है। सैंक्शन लग सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सैंक्शन लगता है तो किसी नेता पर नहीं लगता है। नेता मजे में रहता है, आखिर तक मजे में रहता है। कोई होता है जो जिया उल हक बन जाता है या सद्दाम हुसैन बन जाता है। बाकी वो श्रीलंका वाले देख लीजिए, पूरा देश डुबोने के बाद भी वो सब मजे में है ना। मरता कौन है? जनता मरती। सैंक्शन लगते हैं तो उसका नुकसान जनता को होता है। महंगी चीजें जनता को खरीदनी पड़ती हैं, रोजगार खत्म होते हैं तो जनता के लिए होते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम लोग अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय कम से कम ऐसे काम ना करें जिनके कारण हमारी बदनामी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हो सकती है। मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि किस तरह से बांग्लादेश के मामला उठा। 70 देशों में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर बात है कि जरा डेमोक्रेसी को लेकर ये जो चौधरी लोग हैं ये ज़्यादा ही एक्टिव होंगे। इनकी सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सर पे चढ़ाया, बोलेंगे भी, आप सुनोगे भी, ये भी पता है हमको। जब कनाडा ने सवाल उठाया था भारत के ऊपर कि उसके नागरिक को मरवा दिया गया, तो भारत का रवैया क्या था, याद कर लीजिए। और जब अमेरिका ने सवाल उठाया पन्नू के मामले में, तो भारत का रवैया क्या था? वहां तो आदमी मर चुका था, यहां तो केवल मारने की साजिश का आरोप था। तो यहां कोई ऐसा वीर बहादुर भी नहीं है कि जो अपने घर में निकल ले, भाई हमारे घर में दखल मत कर। और बात यह है कि ये ऐसा मामला भी नहीं है, अगर मैं अपनी पत्नी को पीट रहा हूं, बच्चों को पीट रहा हूं, और मैं कहूं कि निकल ले, घर में दखल मत कर, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। भारत में कम से कम कुछ फ्री एंड फेयर हो, सब कुछ हो, ये जरूरी है। उसके बाद कोई कहेगा तो तुम्हारे बीवी बच्चे ही खड़े होकर देख लेंगे, खबरदार जो कुछ कहा, हमारे घर में हम प्यार से रहते हैं। ये एक सरल उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।